नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और एजेंडा में आज शुरुआत हम जो करेंगे वो करेंगे उसी टॉपिक की एक नए रूप में जिसके लिए पिछले लगभग 41 दिनों से चर्चा हो रही है। खाड़ी युद्ध की विभीषिका हम सबने देखी है। युद्ध की कॉस्ट हर एक देश ने कितनी पे की है ये भी हमने देखी है। अलग अलग परसेप्शन सामने आए, युद्ध की वजहों को लेकर के अपना अपना एनालिसिस सामने आया। कौन मजबूत रहा, कौन कमजोर पड़ा, यह भी सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत में एक बड़ी लॉबी अमेरिका के अंदर खड़ी हो चुकी है, तो उधर खलीफा के समर्थन में ईरान के अंदर नारे लग रहे हैं। 40 दिनों के अंदर चीजें एकदम रिवर्स हमने पलटती हुई देखी हैं। ईरान जहां पर की सरकार की मुखालफत में, सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, आज वहां खलीफा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी लोकप्रियता के ग्राफ में लगातार नीचे चले जाते जा रहे हैं, अब नेगेटिव में आ चुके हैं। बीच में रोल 48 घंटे पहले आ चुका, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो रोल आया पहले यूएनएससी की बैठक में रूस और चीन का, जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और फिर जो रोल आता है वो आता है पाकिस्तान का, जिसके बारे में कहा गया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से दोनों पार्टियां मानी हैं सीजफायर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम से बीच में चूक हो गई, और वो चूक हुई एक मैसेज को कॉपी पेस्ट करने में। उसकी जो ऊपर की लाइन थी उसको हटाना वो भूल गए। इंटरनेट का जमाना है, वो लाइन पोस्ट हुई, लोगों ने पकड़ा, स्क्रीनशॉट ले लिया, और जब तक वो उस पोस्ट को एडिट करते बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कल तक की हो चुकी। अब जो नया डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट में हो ये रहा है कि लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा क्या वो वही करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले 2.5 महीनों से एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चल रहा है, मीम के तौर पर टाको। ट्रंप एनी टाइम कैन चिकन आउट। ये ट्रंप कहते क्या हैं, करते क्या हैं, सोच क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, इस बारे में कोई प्रेडिक्शन संभव है नहीं। तो क्या चीजें जितनी साफ सुथरी संभली हुई हमें फिलहाल दिख रही हैं इस गल्फ वॉर को, इस खाड़ी युद्ध को देखते हुए, क्या वैसी ही हैं या इसमें कोई और समीकरण भी हो सकते हैं? सीधी सहज भाषा में, आसान भाषा में, सहजता के साथ जंग का पूरा गणित, पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी समीकरणें आपके सामने आज हम रखेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनमें रविंद्र सचदेव हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, और हमारे साथ फिलहाल कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत कर्नल शैलेंद्र सिंह आपका। अच्छा, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा सर कि अभी पिछले 36 घंटों में तो हमने देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से बेसिकली ऑफिशियली कहा गया कि भाई अब सीज फायर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आंशिक सहमति असहमति के साथ फिर भी डीएस्केलेट होते हुए चीजें हम लोगों को दिखी। लेकिन अभी ईरान ने कहा कि भाई 3 शर्तें तो ऐसी हैं जो अमेरिका फिलहाल मान ही नहीं रहा है। उन 10 में से 3 का उल्लंघन तो कर चुका है, तो बातचीत करने का क्या फायदा। तो अभी सीजफायर 2 हफ्ते का जो है, आज पहले दिन क्रॉस हुआ है, वो बाकी के 13 दिन गुजरेंगे या फिर कुछ और समीकरणें होंगी? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इस सीज फायर को एक निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करें तो आई थिंक आप एक बेटर नतीजे पर आएंगे। ये सीज फायर लाइक एनी अदर सीज फायर काफ़ी फ्रेजाइल है जी, बहुत ही नाजुक है। शुरुआत में सभी सीज फायर जो होते हैं वो नाजुक होते हैं शुरुआती 1 से 2 दिन के अंदर, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड का कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जो सीज फायर है, इसमें जो सबसे बड़ा 24 घंटे में बड़ी बात निकल कर आई है, फंडामेंटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। किसी ने कुछ एज्यूम किया है, किसी ने कुछ एज्यूम किया है, और अब बोलाबाली जो है, बयानबाजी जो है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रही है। उसकी तीसरी थ्रेट है कि मेरा अपना आकलन है कि इसमें ऑलरेडी क्रैक्स इतने बड़े दिख रहे हैं कि इसके सर्वाइवल के क्या ऊपर क्रैक्स है सर? कौन सा क्रैक नहीं है, मैं आपको क्रैक्स आपको दे देता हूं। जी, ईरान ने क्या बोला? रॉन्ग प्रपोजल हैज बीन सेंट टू यूएस बाय पाकिस्तान। मतलब प्रपोजल शुरुआत का ही रॉन्ग है। वो फारसी और अंग्रेजी में जो खेल किया गया। अब देखिए किसने क्या खेल किया मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो आपको सिर्फ उन चीजों का आकलन दे रहा हूं जो ईरान कह रहा है। जी। ईरान ये भी कह रहा है कि जी ऑलरेडी सीज फायर वायलेशन हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अंडरस्टैंडिंग बाय ईरान। यूएस क्या बोल रहा है? यूएस बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा है कि जो 2 पॉइंट, ये ट्रंप का कहना है, मेरा नहीं है, ये ऑफिशियल है। ट्रंप कह रहे हैं जो 10 पॉइंट यूएस मीडिया दिखा रही है, दोज आर फेक एंड होक्स। अब मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली ये 10 पॉइंट है कौन से। और उससे भी बड़ी बात, जहां मैं बात कर रहा हूं फ्रेजाइल एंड क्रैक्स, ट्रंप साहब का कहना है यू मे सडनली फाइंड द शूटिंग स्टार्स। हालांकि वो स्लैंग है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको मैं कहता हूं वेपनाइज्ड वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। इसका मतलब जिसको समझना चाहिए वो जरूर समझ सकता है। और वो टिपिकल वेस्टर्न कॉबॉय की तरह बात कर रहे हैं कि शूटिंग स्टार्स आपको दिखाई देंगे। इसलिए मेरा ये अपना आकलन है
कि इस समय ये कहना बड़ा गलत नहीं होगा कि आप इस सीज फायर को होते हुए ना देख पाए, कोई बड़ी बात नहीं। वायलेशन हम बहुत जल्दी देख सकते हैं। और स्पेशली इजराइल हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल ने भी कहा है सर, उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा, लेकिन रविंद्र सचदेव एक ऐसे शख्स हैं दुनिया के, मुझे लगता है कि वाहिद शख्स में से एक हैं जो ट्रंप की निजी जिंदगी को बहुत करीब से भी जानते हैं। ट्रंप के ऊपर आप एक किताब भी लिख चुके हैं। तो रविंद्र साहब बताइए जरा सर कि ये टाको मूवमेंट अभी भी नजर आ रहा है क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के? देखिए, कहने को तो टाको है। लास्ट ट्रंप ने थ्रेटन कर दिया था कि आज शाम तक मैं पूरी सिविलाइजेशन को निपटा दूंगा, और उससे 1 घंटे पहले चिकन आउट हो गया, वापस हो गया ना। तो कहने को वो है, दिख रहा है, परंतु मैंने जो किताब में भी लिखा और मेरी डेफिनेशन में टाको का एक और भी मायने है, और वो मायने है ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। अब ट्रंप के अंदर जो इनकी पर्सनालिटी, काम करने का तरीका है, उसमें ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट भी कभी हो जाता है, और ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन तो रहता ही है जी। आप इसकी बिजनेस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में देखिए, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। टैरिफ का मामला देखिए, थ्रेटन करा, पीछे गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हार, किसी लोअर कोर्ट पे हारा, अगले पे गया, तो ये ऑलवेज कैरीज ऑन। अभी आप ग्रीनलैंड का मुद्दा देखिए, पिछले कुछ महीनों से आई थिंक ग्रीनलैंड के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो लोग बोले कि चिकन आउट कर गया, ग्रीनलैंड के पीछे हट गया। ओके, ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके आज सुबह देखिए फिर ट्वीट है उसका ट्रू सोशल पे कि नेटो कंट्रीज कुछ करती नहीं, इनको पता चलेगा दैट पीस ऑफ आइस ग्रीनलैंड। तो ही कैरीज ऑन। तो इसके जहन इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे है सर, इतनी अनिश्चितता कैसे है? एज एन इंडिविजुअल किसी के अंदर हो तो समझ में आता है कि भाई वो व्यक्ति विशेष से संबंधित है, उसका जो असर होगा वो भी उसके निजी जीवन तक रहेगा। आप प्रेसिडेंट हैं, पूरे देश के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, और अमेरिका जो वित्तीय दखल दुनिया में रखता है उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। नहीं, सर्टनली यस, बट अमेरिका की इस समय फिलहाल जहां पहुंच गया है पॉलिटिकल सिस्टम, और ट्रंप ने ही करा है उस सिस्टम को जैसे बनाया है, अब ये सिंगल पर्सन ड्रिवन रह गया है। ट्रंप के साथ कमरे में कोई और नहीं होता जो उसको अलग व्यू दे। सब वही उसको या तो यस कहते हैं या वो चीजें बताते हैं उसको जो उन्हें लगता है कि ये सुनना चाहते हैं, तो हम ये बातें बोले। तो ट्रंप, एंड बाय द वे, ट्रंप का ये वो कहता है कि मैं तो गट से डिसीजन लेता हूं। ओके, गट, या मेरा इंस्टिंक्ट इतना अच्छा है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूं, तो मैं गट से डिसीजन लूंगा। गट, गटरल इंस्टिंक्ट, और जिसे कहा जाए जी। तो वो उस पे कहता है, और उसके आसपास के जितने हैं, और जिस तरह का फिलहाल इसने पॉलिटिकल पावर इसने इकट्ठी कर ली है, जो भी हो इसने इकट्ठी कर ली है जैसे तैसे, तो ये अपने एक बबल में रहता है। ये केयर नहीं करता, ही डज नॉट केयर कि दूसरे और ठीक क्या है, सोचेंगे। मैं आपकी इस बातों से कोई असहमति नहीं जताऊंगा सर। एक छोटा सा सवाल मेरा और आपसे, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी को लेकर के चलूंगा डॉक्टर कर्नल शाहजन सिंह के पास। लेकिन रविंद्र सर, मुझे ये बताइए सर कि आज की तारीख में, जिसका जिक्र कर्नल ने अभी किया भी, कि जो 10 पॉइंटर्स हैं उसके बारे में एक थ्योरी ये आ रही कि भाई ईरान को दिए गए फारसी में और अमेरिका को दिए गए अंग्रेजी में, उसमें भाषा के वो लैंग्वेज डिफरेंस था या एक जानबूझकर लिया गया स्टेप था? दोनों की जो शर्तें हैं वो मिसमैच्ड हैं आपस में, ऐसा कुछ है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है अभी? आई थिंक जानबूझ के नहीं करा गया हो, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर करा है, मानो क्योंकि पाकिस्तान ने रोल प्ले कर रहा था ना, अगर जानबूझ के पाकिस्तान ने करा, उसे पता है कभी ना कभी तो ये मामला उभर के सामने आएगा ना, जब दोनों टेबल में बैठेंगे कि भाई मेरे पास तो ये 10 पॉइंट है, बोलेगा मेरे पास ये 10 है। तो जानबूझ के नहीं करा गया है। दिस पॉइंट्स मोर टूवर्ड्स, मेरे ख्याल से, इनकॉम्पिटेंस ऑन ऑल साइड्स, इनकॉम्पिटेंस जो इन्वॉल्व थे ड्राफ्टिंग फ्रेमिंग लैंग्वेज में। और खास करके अमेरिकन साइड में क्या हुआ है, अमेरिकन साइड में जब डोज इन्होंने बनाया, एलन मस्क आया, पूरी सरकार के डिपार्टमेंट्स काटता गया, तो अमेरिकन सरकार के अंदर अब स्टेट डिपार्टमेंट में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लोग और बैंडविड्थ कम है, और ट्रंप ने कम कर दी है उनको फायरिंग करके, राइट। तो उसको ठीक काउंसिल देने वाले या प्रोफेशनल्स जो हो वो कम है इस समय। अभी कौन कौन है उस कॉकस के अंदर, कौन कौन है सर जिस कोटरी की बातें सुनते हैं ट्रंप? कोटरी की बात अगर आप सुने तो जो ऑफिशियल कोटरी जो पोजीशंस में है, वो तो डेफिनेटली मार्को रूबियो है, पीट हेग्सेथ है, सूजी वाइल्स है जो उसकी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये तीन ही के नाम ज्यादा रहे, जेडी वैंस है। ओके, ये 4-5 लोग हैं जो उसकी कैबिनेट के जो मेन हैं। बाकी और है, आई मीन बेसेंट वगैरह है, लुटनिक है, वो पर हर टॉपिक पे उनको ये कंसर्न नहीं करता, राइट। अभी जैसे ये भी डिसीजन हो रहा था, जो ये
सीज फायर का, इसमें लुटने को प्रेसिडेंट को उसने डिस्कस नहीं करा, ना इधर अपने एनर्जी सेक्रेटरी को, जबकि ये सारा मामला इतना वर्ल्ड इकोनॉमी का है, वर्ल्ड एनर्जी का है, बट जो कोर डिस्कशंस में ये 4-5 रहते हैं। जी ठीक है सर। अब इस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए इस सीज फायर के एग्जिस्टेंस पर और इजराइल हिजबुल्लाह का इक्वेशन जो है फिलहाल उसका इस सीज फायर पर इंपैक्ट को करेंगे। कर्नल शर्मा से मुझे बताइए जरा, इजराइल का स्टैंड एकदम साफ है कि भाई सीज फायर आपने ईरान के साथ कर लिया है, उस पर हम आंशिक सहमति दे सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना, जब तक उनके एग्जिस्टेंस को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ईरान की तरफ से दी गई शर्तों में यह भी आता है कि भाई आपको हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना भी बंद पड़ेगा। अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, पाकिस्तान में जो बातचीत होने वाली है, पाकिस्तान के नेतृत्व में जो बातचीत होने वाली है, उस बातचीत में ये पॉइंट रहेगा, इसका क्या वे आउट आप देख रहे हैं? नहीं, आप उस पॉइंट को बातचीत में पाकिस्तान में कैसे इंक्लूड कर लेंगे जब इजराइल इंक्लूडेड ही नहीं है? द मोस्ट अफेक्टेड पार्टी अगर बात करी जाए, मोस्ट अफेक्टेड पार्टी बिटवीन हिजबुल्ला एंड इजराइल इज द हिजबुल्ला एंड द इजराइल, बट वो तो इस पार्टी में इंक्लूड नहीं है। ईरान तो है सर, हाँ, ईरान तो है। मैं इसी पर आ रहा था। दैट्स अ गुड वन, जी। दैट्स अ गुड वन। मैं चाहता था आप मेरे इस ट्रैप में आ जाएं, हाँ। क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि आप वो सवाल पूछे जो मैं चाहता हूं, हाँ। और इसमें मेरा आपके सामने फैक्ट्स रखने का तरीका है। ये 10 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ कब है, जी मुझे ये बता दीजिए जनाब। बड़ी सीधी सीधी जिसको बोलते हैं ना निष्पक्ष तौर पर 10 पॉइंट का एग्रीमेंट पाकिस्तान ने एज अ मैसेंजर पास किया था यूएस को। यूएस ने बताया हॉर्मुज रोक दीजिए, इस 10 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। एग्री नहीं हुआ है, कहीं पर भी एग्री नहीं हुआ है। ना हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, सुबेरे से लेकर 7 जहाज निकले हैं और एवरेज पिछले 30 दिन में एवरेज जो जहाज निकल रहे थे वो 12 से 14 निकल रहे थे। इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रखी है कि 600% इंक्रीज है। सो हॉर्मुज भी उस हिसाब से, मेरा कहना है, अगर यूएस चाहे ये बोल सकता है कि पूरा खुला है या नहीं। ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि आप लेबनान की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, 28 फरवरी से पुराना है, चलता आया है, चल रहा है और मेरी गारंटी ले लीजिए चलता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई एक सोच की लड़ाई है। ये लड़ाई एक ईरान के उस सोच की लड़ाई है कि ज्यूज ज़मीन पर नहीं रहेंगे। इसमें इजराइल का भी एक विजन है कि जब तक ईरान है तब तक हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसलिए ईरान नहीं रहना चाहिए। वो जो हेट्रेड है वो एक एंटायरली डिफरेंट लेवल की है। जूस लॉबी भी इस बात को सपोर्ट करती है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में आना पड़ा। नहीं, देखिए ये ये तो पूरा का पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी की पूरी उनकी सेनेट बोलती है कि आप इस लड़ाई में बाय चॉइस आए हैं, एंड दैट चॉइस वाज गिवन टू यू बाय अंडर और व्हाटएवर फ्रॉम इजराइल। मैं हमेशा से कहता हूं इजराइल वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। यूएस कैनॉट इग्नोर इजराइल, बी रेस्ट एश्योर्ड, गारंटेड, चाहे दुख हो सुख हो कौन सा। ये सारा एग्रीमेंट पाकिस्तान के थ्रू किया ही इसीलिए गया है कि चलिए किसी तरह यूएस को इसमें से एक्सट्रिकेट किया जा सके, यूएस इसमें से निकल पाए। मुझे नहीं लगता कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप आज 10 की बात कर रहे हैं, 10 में से 3 का वायलेशन, गारंटी है 10 के 10 कभी मिले हैं? कभी नहीं मिलेंगे। ये तो अभी आपने फ्राइडे को बैठना है। अभी जो हमने 36-48 घंटों का डीएस्केलेशन देखा, ये आंशिक आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर से वैसे ही एस्केलेटेड वॉर हो सकता है। मैं बिल्कुल 100% वेलकम करता हूं कि ये इंडिकेटिव एनवायरनमेंट बना है कि यस पॉसिबिलिटी है। देखिए, बातचीत की पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर क्रूड ऑयल के रेट नीचे गिर जाते हैं, मार्केट ऊपर उठ जाता है, एक ऑप्टिमिज्म नजर आता है, इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नो डिनायल। लेकिन ये एक वो भी समय होता है जो मैं एज अ मिलिट्री मैन आपको बोल रहा हूं कि ये टाइम होता है एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बाय अटैक के। देख लीजिए, मैं अभी भी इस इंटेंसिटी से अटैक कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी, कि आप उतनी ताकत दिखाते हैं सो दैट आप जब टेबल पर बैठे तो आप ये बता पाए। देख लीजिए 10 मिनट के अंदर हमने 100 अटैक किए हैं हिजबुल्लाह पर। एंड बाय द वे आई डोंट फाइंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह है क्या वो लेबनान की जो नेशनल आर्मी है वो है? नहीं है। क्या वो लेबनान की गवर्नमेंट है? नहीं है। वो गवर्नमेंट में भी 2005 के बाद कैबिनेट में उसके मेंबर्स आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो पैरामिलिट्री फोर्स रखता है, जनवरी 2026 में लेबनीज गवर्नमेंट ने उसको इलीगल डिक्लेयर किया है। आपकी क्या हैसियत है उस कंट्री में? आप एक पैरेलल स्टेट विद इन स्टेट चल रहे हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टेट है सर, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं रविंदर सर से भी इस बारे में इनपुट चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट का हिस्सा तो आज की तारीख में है, गवर्नमेंट की कुछ सीट्स हिजबुल्लाह के पास हैं, Yes. और कुछ सीट्स हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स जो सरकार के अंदर है उनके पास हैं। मेरी जानकारी है लगभग 44% के आसपास सीटें जो ऐसी हैं वो हिजबुल्लाह के सपोर्टेड कैंडिडेट्स के पास हैं। तो गवर्नमेंट का एक मेजर चंक तो आपके पास है। उसके अलावा बिना मैसिव पब्लिक सपोर्ट के स्टेट विद इन स्टेट का स्टेटस रख पाना पॉसिबल नहीं है सर। रविंद्र सर सही मान रहे हैं आप इस बात को जो कर्नल शांति ने कहा? आई मीन दैट्स देयर। देखिए, हिजबुल्लाह लेबनान की जो टोटल पॉपुलेशन है करीब 60 लाख है मेरे ख्याल से, 6 मिलियन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। पार्लियामेंट में इनकी सीट्स हैं 128 टोटल लेबनानी सरकार की। उसमें से जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक करीब 60 सीटें हैं जो हिजबुल्लाह और इसकी कोएलिशन के पास हैं, इसके लाइक माइंडेड पार्टीज की। हिजबुल्लाह की अपनी सीट से 15-1 है। तो बॉटम लाइन है, जो भी है, हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर एक अच्छा पोर्शन है जो कि आबादी का, जो कि उस विचार को रखता है। तो इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट, तो वो स्टेट का कंपोनेंट है। सेम जैसे हम हूती की बात करते हैं, हूती को ऐसे कहा जाता है कि जैसे हूती तो 1000-2000 बस आतंकी हैं, लड़ने वाले नहीं सर। यमन की पॉपुलेशन टोटल करीब 4 करोड़ है। 4 करोड़ में से करीब 80% लोग हूती हैं, हूती ट्राइब्स के हैं, उनकी जो सरकार है। और यमन का जितना लैंड एरिया है उसमें से 70 से 80% हूती के अंडर है। तो वो एक स्टेट है पूरी। ठीक है, राइट, ठीक है। मैं बीच में आपको सर रोकते हुए मैं वापस आज के डिस्कशन में वापस आपको लेके आना चाहूंगा कि ये जो बातचीत होने जा रही है, जो सीज फायर का प्रपोजल, कर्नल शांति सिंह ने कहा कि भाई कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रपोजल है, उस पर अग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। रविंद्र सर, आपका इनपुट क्या है? मतलब ये अग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, या ऐसी क्लैश है? तो बहुत मुश्किल है। जैसे कर्नल शरेंद्र भी कह रहे हैं, ये 10 एग्रीमेंट्स नहीं है 10 पॉइंट्स की, ये तो 10 मान लीजिए टॉपिक्स है कि इन 10 टॉपिक्स में डिस्कशन होना है। अब हर टॉपिक में अंदर जाकर के जब ड्रिल डाउन करेंगे तब क्या एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग बन सकती है जी। इन 10 पॉइंट में से हो सकता है कुछ पॉइंट्स में मिडिल पाथ इक्विलिब्रियम आ जाए, हाँ जी हम तुम करके काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट इन सारे 10 पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम आना, हर एक टॉपिक के अंदर जो भी जाके बॉटम लाइन एग्रीमेंट होना, वो मुझे बहुत बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, ठीक है। कर्नल शांति, मुझे बताइए सर, मेरे मन में जो शंका है आपकी बातों को सुनने के बाद, वो ये कि क्या ये भी संभव है कि एकदम वेग तरीके से एग्रीमेंट बना दिया गया हो, बना दोनों पार्टी से डिस्कशन किए हुए, कॉमन फैक्टर्स देखे गए हो, एग्रीमेंट में डाले गए हो, और बोल दिया कि भाई ये प्रपोजल है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी प्रपोजल जब बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक दैट बना दिया। हाँ। उसमें काफ़ी चीज़ देखी जाती हैं। उसमें यह भी देखा जाता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर हम विड्रॉ करेंगे जो उनके एडवांटेज में है, किन पॉइंट पर हम स्ट्रेस करेंगे, और बेसिकली क्रक्स क्या है। क्रक्स 10 के 10 हो ही नहीं सकते। ये बड़ी सीधी सी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि उनको अपना कंपनसेशन चाहिए। उन्हें मालूम है कि यूएस मान जाएगा। क्यों मान जाएगा? क्योंकि उसको मालूम है कि आप टोल टैक्स लगा लीजिए, आपको जिंदगी भर ये पैसा मिलता रहेगा। आप सैंक्शन हटा लीजिए, आप कंपनसेट हो जाएंगे। यूएस को थोड़ी ना पैसे देने हैं। यूएस ने तो हॉर्मुज में टैक्स को हाँ करना है, जो वो ऑलरेडी करता हुआ दिख रहा है। सो इसी तरह अब जैसे न्यूक्लियर वाला है, न्यूक्लियर वाला अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर ले, यूएस बोलेगा कि नहीं, न्यूक्लियर होना ही नहीं चाहिए जी। वो बोलता है कि मेरे पास न्यूक्लियर होना चाहिए, लेकिन मेरी एनरिचमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल या पावर सप्लाई के लिए होनी चाहिए। वो मान जाएगा। बात आएगी सिर्फ किसकी, के अंडर हुज सुपरविजन। आज की तारीख में यूएस बोल रहा है इट विल बी अंडर माय सुपरविजन। क्यों भाई, आपके सुपरविजन क्यों? आईएईए क्या वहां पर भजिया तल रहा है? पूरी दुनिया का ठेका जो है सो कॉल्ड यूरेनियम का, वो आईएईए का है। आप उस पर विश्वास नहीं करते कि नहीं वो अच्छा इफेक्टिव काम नहीं कर? तो इस तरह की बातें पॉइंट बाय पॉइंट, आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपके सामने बैठूंगा, हम दोनों बैठे या ना बैठे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। वैंस अगर इसमें आ रहे होते तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने वो क्रैक आपको दिखा दिया कि वैंस भी नहीं आने को तैयार है इस पर्टिकुलर टॉक में। उसके लिए सर लोग कह रहे हैं कि वैंस नहीं आ रहे हैं, तो बेहतर भी कि लास्ट टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई थी, वहां पे जो वैंस का रोल, जेडी वैंस का रोल रहा था, तो बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव रोल वो नहीं रहा था। तो ना ही रहे तो बेहतर है, कम से कम बातचीत की संभावना है। नहीं तो मुझे तो फिर बता दीजिए, विटकॉफ और कुशनर आके क्या करेंगे? वो तो 25-26 को ओमान के साथ बैठ के नियरली एग्रीमेंट कर चुके थे। ये ओमान की स्टेटमेंट है, ये आईएईए की स्टेटमेंट है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर रिलेटेड कहीं तक कुछ एक एग्रीमेंट पर आ रहा था। तो फिर तो विटकॉफ और कुशनर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रस्ट इज वेरी हाई। आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं, सवाल बहुत ज्यादा हैं। हम उम्मीद ये करते हैं विश्व शांति के लिहाज से कि जो पॉइंटर्स बनाए गए हैं इनमें आंशिक सहमति बने, चीजें ऐसी डीएस्केलेट रहें,
विश्व एक बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सके, आगे देख सके। क्योंकि अगर ये वॉर वापस एस्केलेट होती हुई दिखाई पड़ती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट हमारे और आपके घर की रसोई से लेकर के आपकी अपनी जेब तक इंपैक्ट पड़ेगा और बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। दुआ मनाइए कि भले ही पाकिस्तान की मध्यस्थता के टैग के साथ, लेकिन बातचीत आगे सफल होती हुई दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का अब तक जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।